हेलो गाइस जी, और पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समुद्री जलधाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो समुद्री धाराओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास समुद्री जल धाराएं। सबसे पहले बात करते हैं धाराएं होती क्या हैं। तो एक विशिष्ट दिशा में महासागरीय जल का निरंतर प्रवाह महासागरीय क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। तो एक निश्चित दिशा में जो महासागर के जो जल है उसका प्रवाह होता रहता है, उसी को क्या बोला है जाता है? महासागरीय धारा बोला जाता है। तो एक निश्चित दिशा में जब समुद्र का जल चलता है तो उसी को क्या बोला जाता है? महासागरीय जलधारा बोला जाता है। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा होती है और एक ठंडी जलधारा होती है। जैसे ये जलधाराएं चल रही हैं, ये इधर को चल रही हैं, ये इधर, ये सारी की सारी जो एरो एरो बनी हुई है ये क्या है? ये सारी की सारी समुद्री जलधाराएं क्या है? समुद्री जलधाराएं हैं। तो एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल का निरंतर प्रवाह महासागरीय धारा कहलाता है। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म धाराएं और दूसरी ठंडी धाराएं। सबसे पहले बात करते हैं गर्म धाराओं की। तो ये धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। किधर से किधर चलती हैं? ये भूमध्य रेखाएं से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो जो समुद्र की गर्म जलधाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है और इनका जल क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में समुद्र का जल क्या रहता है? गर्म। और ये किधर चलती हैं? ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो ये जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वहां का क्या बढ़ा देती हैं? तापमान बढ़ा देती हैं। और आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। और जितनी भी ये गर्म जलधाराएं हैं ये जो महाद्वीप है उनके कहाँ पर पाई जाती हैं? पूर्वी तट पर। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो यहाँ इसके पूर्वी तट पर ये हो गई। ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ये हो गई। ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर। ये देखिए उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो याद रखिए जितनी भी गर्म धाराएं हैं वो आमतौर पर महाद्वीपों के कहां पर पाई जाती हैं? पूर्वी तट पर। और जितनी ठंडी धाराएं हैं वो आमतौर पर महाद्वीपों के कहां पर पाई जाती हैं? पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। तो जो गर्म धाराएं हैं ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, वहां से किधर चलती हैं? ध्रुवों की ओर। किधर चलती हैं? ध्रुवों की ओर चलती है। जैसे ये धारा इधर से इधर की दक्षिण ध्रुव की ओर चल रही है, ये धारा किधर चल रही है? उत्तरी ध्रुव की। तो जो गर्म धाराएं होती हैं ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इनका जल गर्म होता है और ये जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां का तापमान बढ़ा देती है, क्योंकि इनका जो तापमान होता है, जो भूमध्य रेखा से धाराएं चलती हैं उनका उन क्षेत्रों की तुलना में तापमान ज्यादा होता है, इसलिए जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। ये आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। तो ठंडी जलधाराएं ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती हैं। कैसी होती हैं? ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती हैं और ये जिन क्षेत्रों से गुजरती है उन क्षेत्रों के तापमान को क्या कर देती हैं? ये घटा देती हैं। इस बात का याद रखिए। ये ठंडी जलधाराएं होती हैं क्योंकि ध्रुवों से चलती हैं। ध्रुवों पर समुद्र कैसा रहता है? ठंडा। तो ध्रुवों से ये भूमध्य रेखा की ओर चलती है, इसलिए ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। और जब ये गर्म क्षेत्र से, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास क्या रहता है? गर्म क्षेत्र रहता है, तो ये वहां से गुजरती हैं तो ये उसको क्या कर देती हैं? ठंडा कर देती हैं। तो जो ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां के तापमान को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। और सामान्यतः ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिम तटों पर पाई जाती है। तो जितनी भी ठंडी जलधाराएं वो सामान्यतः जो द्वीप होते हैं, महाद्वीप होते हैं, उनके पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, जबकि गर्म जलधाराएं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? पूर्वी तटों पर पाई जाती है। अब बात करें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कई कारण हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? इसमें पृथ्वी का घूर्णन सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए। उसके साथ साथ तापमान और दबाव में अंतर भी इसका कारण है। हिमखंडों का पिघलना भी इसका कारण है। और पवन का प्रवाह जिसके अंदर व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, कई प्रकार की पवने होती हैं, वो सब इनका क्या होता है?
कारण होता है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कारण है वो क्या है, पृथ्वी का घूर्णन है। क्या है, पृथ्वी का घूर्णन है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, कोरोलियस बल उत्पन्न होता है, और जिसके कारण हवा इनकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो पृथ्वी का घूर्णन है। उसके साथ तापमान और दबाव में अंतर के कारण भी होता है, हिमखंडों के पिघलने के कारण भी, और पवन प्रवाह के कारण भी महासागरीय धाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो देखिए दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर 5 महासागर हैं। एक प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक महासागर, एक हिंद महासागर, एक दक्षिणी महासागर और एक आर्कटिक महासागर। और जो एग्जाम में जो जलधाराएं पूछी जाती हैं वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से पूछी जाती है। किससे बोली जाती है, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से और हिंद महासागर से। आप सोचोगे सर प्रशांत महासागर 2 जगह कैसे, इधर भी है और इधर भी है। ये 2 जगह नहीं है, मैंने इसको क्या कर दिया, चौड़ा, अगर पृथ्वी गोल है, अगर आप इस हिस्से को अगर इस हिस्से से मिलाओगे, ये हिस्सा इस हिस्से से मिला हुआ है, बस समझाने के लिए इसको क्या कर दिया, ऐसा दिखा दिया है। अगर बात की जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक ही प्रशांत महासागर है, अलग अलग नहीं है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इनसे रिलेटेड जो जलधारा है वो पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रशांत महासागर की, जिनके अंदर हम सबसे पहले गर्म जलधाराओं की बात करेंगे और फिर ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की। किसकी बात करते हैं, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करते हैं। तो अगर इसकी मुख्य धाराओं की बात की जाए तो उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा है। कौन सी है, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में है। कहाँ होती है, ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं वो विषुवत रेखा होती है। ये इस विषुवत रेखा के कहाँ है, होती है, उत्तर में होती है, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा। और ये किधर से किधर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कैसे चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ऐसे दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा है, और ये भी क्या होती है, विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित होती है, और ये भी किधर से किधर चलती है, पूरब से पश्चिम की ओर ही बहती है। अब इस बात को आप कैसे चलती है पूरब से पश्चिम की ओर, तो मैंने आपको जो बढ़ाया था ना कोरोलियस बल, उसको आप उस क्लास को अच्छे से देखिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके अंदर जो आप देखोगे 30 डिग्री से 30 डिग्री बीच में जो धारा है वो कैसे चलती है, इधर की साइड में चलती है, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। तो वहाँ आपको अच्छे से समझा जाएगा। बस यहाँ इतना याद रखिए, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा है और दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा है, दोनों ही पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा विषुवत रेखा के उत्तर में होती है और दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा दक्षिण के उत्तर में होती है। और दोनों ही कैसी होती है, ये गर्म धारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास से चलती है। अब बात की जाए क्यूरोस्कीय धारा, तो ये जापान के पूर्वी तट के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे देखिए जापान है, यहाँ पर क्या है, जापान है, और ये जापान के कहाँ पर पाई जाती है, पूर्वी तट पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये जापान के पूर्वी तट पर पाई जाती है क्यूरोस्कीय धारा, जिसको जापान की धारा या इसको जापान की काली धारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको जापान की काली धारा भी कहते हैं। और ये जापान के पूर्वी भाग पर चलती है। कहाँ चलती है, जापान के पूर्वी भाग पर चलती है। अब बात करें सुसीमा धारा की, तो जो सुसीमा धारा है वो जापान के कहाँ पर चलती है, पश्चिमी भाग पर चलती है। याद रखिए, ये वाली जो धारा है ये कौन सी है, सुसीमा धारा है। कौन सी धारा है, ये वाली जो धारा जा रही है ये सुसीमा धारा है। ये जापान के पश्चिमी भाग पर चलती है, जबकि जो क्यूरियोस्की धारा है जो जापान के किधर चलती है, पूर्वी भाग पर। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे जापान है, तो एक धारा जापान के पश्चिम पर चलती है और एक धारा है जो जापान के कहाँ चलती है, पूरब में चलती है। तो जापान के पूर्वी तट पर जो धारा चलती है उसको क्यूरोस्कीय धारा बोला जाता है। ये जापान की काली धारा कहलाती है। और एक सुसीमा जल धारा है वो जापान के कहाँ पर चलती है, पश्चिमी भाग पर चलती है। अब बात की जाए अलास्का धारा की, तो जो अलास्का धारा यूएसए के अलास्का क्षेत्र में चलती है। कहाँ पर चलती है, ये यूएसए का कौन सा क्षेत्र होता है, अलास्का क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, अलास्का क्षेत्र है। और इसलिए जो धारा कहाँ चलती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यूएसए के अलास्का क्षेत्र में चलती है। इसको अलास्का धारा कहते हैं। तो हम बात करते हैं अल नीनो की धारा की, तो ये अल नीनो की धारा ये पेरू के तट पर चलती है और ये मौसम पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। तो भारत जो मौसम होता है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है और अल नीनो की जलधारा ही डालती है। और इसमें एक बात याद रखिए, ये जो धारा है ये भी भूमध्य रेखा के पास में ही चलती है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से किधर की ओर होती है,
पूरब की ओर होती है। किधर की ओर होती है? जो अल नीनो है वो सामान्य दिनों में पानी होता है पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन अल नीनो में जो ये पानी होता है ये किधर से किधर की ओर चलता है? पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। और ये पूरी घटनाएं जो भूमध्य रेखा के आसपास में ही होती है। तो अल नीनो का विशेष ध्यान रखिए। इसको क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं और ये पेरू के तट के पास 200 किलोमीटर की दूर पर ये चलती हुई देखी जाती है। और इसकी जो दिशा होती है ये कैसी होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। और जो भी भूमध्य रेखा के पास में जो आप जलधारा देखोगी उसकी जो दिशा रहेगी वो पूरब से पश्चिम की ओर रहेगी, लेकिन अल नीनो की जो दिशा होती है वो क्या रहती है? अलग रहती है। और इससे मौसम पर क्या पड़ता है? बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। अगर जब अल नीनो उत्पन्न होता है तो उससे क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है और क्या पड़ती है? गर्मियां पड़ती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। तो ठंडी जलधारा में सबसे पहले बात करते हैं ओरोसिया या कुरिल जलधारा। कौन सी जलधारा? ओरोसिया या कुरिल जलधारा। ये कहाँ पर चलती है? ये बेरिंग जलमंडल से नीचे की ओर बहती है। कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? जो ठंडी जलधारा है मैंने बताया ध्रुवों से कहाँ पर चलती है? विषुवत रेखा की ओर चलती है। तो जो ओरिसिया या कुरिल जलधारा ये कहाँ से कहाँ की ओर चलती है? ये बेरिंग जलडमरू से नीचे की ओर बहती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेरिंग जलडमरू है, वहां से ये किधर की ओर बहती है? नीचे की ओर बहती है। अब बात की जाए कैलिफोर्निया की धारा की, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर बहती है। कहाँ पर बहती है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया देश है उसके कहाँ पर बहती है? ये पश्चिमी तट पर बहती है कैलिफोर्निया की जलधारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम्बोल्ट या पेरू की धारा। तो ये पेरू के तट के पास भूमध्य रेखा की ओर बहती है। कहाँ बहती है? ये पेरू के तट के पास में भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ये कौन सी जलधारा होती है? पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा भी इसको बोलते हैं। और एक होती है ओकोटस्क धारा जो ओकोटस्क सागर के पास में बहती है। कहाँ पर बहती है? जो ओकोटस्क जलधारा है वो ओकोटस्क जो सागर है उसके पास में बहती है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी की सारी ठंडी जलधारा हैं। जो ओरासिया या जिसको कुरिल जलधारा कहते हैं ये बेरिंग सागर के पास में ये बहती है यहाँ पर। और ये किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। एक कैलिफोर्निया की धारा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर बहती हुई भूमध्य रेखा की ओर जाती है। अब ये जिस क्षेत्र से होकर गुजर देंगी वहाँ के तापमान को क्या कर देंगी? ये घटा देती हैं। जितनी भी ठंडी जलधाराएं होती हैं ये जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहाँ के तापमान को क्या कर देती हैं? घटा देती हैं। हम्बोल्ट और पेरू की जलधारा ये पेरू के तट के पास भूमध्य रेखा की ओर बहती है। और ओखोटस्क धारा है जो ओखोटस्क सागर के पास में बहती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। किसकी बात करते हैं? अभी हमने प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराओं की। तो ये पूरा का पूरा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। और इसके अंदर कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी और गर्म होती हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं की। किसकी बात करते हैं? गर्म जलधाराओं की। तो उसके अंदर एक है उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा। ये विषुवत रेखा के उत्तर में बहती है। किधर बहती है? जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा है वो उत्तर रेखा के कहाँ बहती है? उत्तर में बहती है। एक है फ्लोरिडा धारा है। कौन सी है? फ्लोरिडा धारा जो अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास में बहती है। कहाँ बहती है? जो फ्लोरिडा धारा है जो अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास बहती है। इनमें एक बात याद रखिए, जितनी भी गर्म जलधाराएं वो ध्रुवों की ओर जाती हुई दिखाई देंगी और जितनी भी ठंडी जलधाराएं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये किधर जाती हुई दिख रही हैं? ध्रुवों की ओर। जितनी भी गर्म जलधाराएं वो किधर की ओर जाएंगी? ध्रुवों की ओर। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो जो फ्लोरिडा जलधारा है वो अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास में बहती है। और एक बात की जाए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसको गर्म कंबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूरोप के क्या होते हैं? यूरोप एक ठंडा देश है। जब ये वहाँ पर जाती है तो वहाँ को उस क्षेत्र को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। और ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली जलधारा है। कौन सी है? जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली जलधारा है। ये यूरोप के तापमान को क्या रखती है? संतुलित रखती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये याद रखिए।
अब बात करें ब्राजील धारा की, तो ये ब्राजील के तट के पास में बहती है और दक्षिण अटलांटिक में बहती है। कहाँ पर बहती है? ये ब्राजील के तट के पास में बहती है और दक्षिणी अटलांटिक पे बहती है। और एक बात का भी याद रखिए, जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं वो सामान्यतः कहाँ पर मिलेंगी? वो जो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाएंगी। तो देखिए ये यहाँ पे पूर्वी तट पर भी है और इधर सारी की सारी जलधाराएं कहाँ पे हैं? पूर्वी तट पर है। तो जो ब्राजील की धारा है ये ब्राजील के तट के पास में और दक्षिणी अटलांटिक में बहती है। कहाँ बहती है? ब्राजील के तट के पास में पाई जाती है। और भूमध्य विषुवत रेखा से नीचे का जो है ये क्षेत्र, ये कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक है। तो ये कहाँ पर बहती हैं? दक्षिणी अटलांटिक में बहती है। इसमें सबसे याद रखने वाला वो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ये इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए गल्फ स्ट्रीम जलधारा की, तो ये मैक्सिको की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। और जो मैक्सिको की खाड़ी होती है वो क्या होती है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति है मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। ये विश्व की सबसे बड़ी धारा वो है, जो मैक्सिको खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खाड़ी है। तो याद रखिए उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और जो ब्राजील धारा है ये अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं हैं। अब बात करें ठंडी जलधाराओं की अटलांटिक महासागर की, तो उसमें एक है लैब्राडोर धारा। कौन सी? लैब्राडोर धारा है। ये आर्कटिक सागर के नीचे आती है और ये न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। तो जो लैब्राडोर जलधारा है ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है और इधर से मैक्सिको की खाड़ी से कौन सी जलधारा जाती है? गर्म जलधारा जाती है, जिसको हम गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। और इधर से अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा आती है जिसको लैब्राडोर धारा कहते हैं। ये दोनों की दोनों जलधाराएं कहाँ पर मिलती है? न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है। कहाँ मिलती है? न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है। ये याद रखिए, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। गर्म और ठंडी जलधाराएं न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? मछलियाँ। क्या मिलती हैं? मछलियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलती हैं। अब वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि जब ये वो क्षेत्र है जिसको ग्रेट बैंक भी कहा जाता है, यहाँ पे क्या होता है? जो लैब्राडोर जो ठंडी जलधारा है और जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ये दोनों की दोनों यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला क्या है? क्षेत्र है। तो जहाँ गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में मिलती हैं और वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला क्या है? क्षेत्र है। यहाँ प्लवक की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ प्लवक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में जो प्लवक, जिसको इंग्लिश में प्लैंकटन बोला जाता है, कि मात्रा क्या रहती है? बहुत अधिक होती है। और जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पर क्या रहते हैं? पोषक तत्व बढ़ते हैं। इसीलिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो ये याद रखिए, लैब्राडोर ठंडी जलधारा और जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ये दोनों जलधाराएं न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में मिलती हैं। वहाँ पर मछली जब ज़्यादातर वहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर प्लैंकटन क्या है? रिचडॉन है। प्लैंकटन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो जो लैब्राडोर धारा ये आर्कटिक सागर से नीचे आती है और जबकि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये मैक्सिको की खाड़ी से किधर की चलती है? यूरोप की। न्यू फाउंडलैंड के पास में ये मिलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मछली और पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात की जाए वेनेजुएला की जलधारा, तो ये दक्षिण अफ्रीका के नामिबिया के पश्चिमी तट पर नामी मरुस्थल के निर्माण में क्या देती हैं? योगदान देती हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका के जो नामिबिया के पश्चिमी तट पर वेनेजुएला की जलधारा चलती है। कौन सी जलधारा चलती है? ये दक्षिण अफ्रीका के नामिबिया तट के पास में चलती है और ये नामी जो मरुस्थल है उसके निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। अब बात की जाए कनारी धारा की, तो ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास पाई जाती है। तो जो कनारी जलधारा है ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास में पाई जाती है। बात की जाए फॉकलैंड धारा की, तो ये अर्जेंटीना के तट के पास में बहती है। तो जो फॉकलैंड जलधारा ये अर्जेंटीना तट के पास में बहती है। वेनेजुएला जलधारा है वो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया के तट के पास पश्चिमी तट पर बहती है। जो कनारी जलधारा है ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास में बहती है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में ये कई बार सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लैब्राडोर धारा ही है, क्योंकि लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में क्या होती हैं? मिलती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये जो मिलती है वहां पर क्या बनती है? ग्रेट बैंक बनती है।
अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की धाराओं की। किसकी बात करते हैं? हिंद महासागर की धाराओं की बात करते हैं। वो दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा है। कौन सी है? दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा है। ये विषुवत रेखा के दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? ये विषुवत रेखा के दक्षिण में बहती है और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद एक मोजाबिक धारा जो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में होती है। कहाँ होती है? जो मोजाबिक धारा होती है ये अफ्रीका और मेडागास्कर जो द्वीप है, जो इन दोनों के बीच में, इस पर इधर मेडागास्कर द्वीप है और इधर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में जो धारा होती है वो कौन सी होती है? मोजाबिक धारा होती है। और एक होती है अलगुआस धारा, दोनों धाराओं के मिलने से बनती है। किससे मिलती है? ये दो धाराओं के मिलने से बनती है और ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक जाती है। कहाँ जाती है? ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक जाती है। तो मेडागास्कर की धारा होती है एक, और एक मोजाबिक की धारा। ये दोनों धाराएं मिलती हैं और उनके मिलने से क्या बनती है? अलगुआस की धारा मिलती है। तो पहले दक्षिण विषुवतीय रेखा आती है तो ये मेडागास्कर के द्वारा दो भागों में टूट जाती है, मोजाबिक धारा और मेडागास्कर की धारा। अब ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं उसी को क्या बोला जाता है? अलगुआस की धारा बोली जाती है और ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक जाती हैं। और ये किस प्रकार की जल धाराएं हैं? दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, मोजाबिक धारा और जो अलगुआस धारा, ये धाराएं कौन सी होती है? गर्म जल धाराएं होती हैं हिंद महासागर की। अब बात की जाए हिंद महासागर की ठंडी जल धारा की, तो वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा है। कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है। ये एक ठंडी जल धारा है। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है। कहाँ बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास में बहती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं सारगेसो सागर की। तो जो सारगेसो सागर है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो सारगेसो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये विश्व का एकमात्र सागर है जिसकी कोई तट नहीं है। तो जो सारगेसो सागर है ये विश्व का एकमात्र सागर है जिसका कोई तट नहीं है और ये तीन धाराओं से घिरा हुआ क्या है? शांत क्षेत्र है। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा जो भी एक गर्म जलधारा है, और एक कनारी जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है। इन सब से क्या होता है? ये घिरा हुआ रहता है। तो जो सारगेसो सागर है ये तीन धाराओं से घिरा हुआ शांत है, जिसके अंदर गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा और कनारी जलधारा, इन तीनों से घिरा हुआ है और ये विश्व का एकमात्र सागर है जिसकी कोई तट नहीं है। तो अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तर विषुवतीय रेखीय धाराओं के ये बीच में स्थित है। अगर विशेष पहचान की अगर इसमें बात करें तो सारगसम नामक की समुद्री घास पाई जाती है। इसे महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। तो जो सारगेसो सागर है उसमें सारगासम नामक की समुद्री घास पाई जाती है और इसे महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अभी तक हमने समुद्री महासागर के जल धाराओं के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले महासागरीय धारा किसे कहते हैं? तो महासागर में बहने वाली जो जल धारा होती है उसी को महासागरीय धारा कहते हैं। नेक्स्ट, गर्म महासागरीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं? तो जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो विषुवत रेखा से किधर की ओर बहती हैं? ध्रुवों की ओर बहती हैं। और ये जिस क्षेत्र से गुजरती हैं उस क्षेत्र को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। बात की जाए ठंडी महासागरीय जलधाराओं की दिशा की, तो इनकी जो दिशा होती है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर होती है और ये जिन क्षेत्रों से गुजरती है उन क्षेत्रों को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है और यह किस महासागर में बहती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये एक गर्म प्रकार की जलधारा है और ये कहाँ पर बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? मैक्सिको की खाड़ी के पास में होती है। लेब्राडोर धारा किस प्रकार की धारा है? तो जो लेब्राडोर धारा है वो किस प्रकार की धारा है? ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? जो लेब्राडोर धारा है वो किस प्रकार की धारा है? ठंडी जलधारा है। कुरोशिया धारा किस महासागर में पाई जाती है? तो जो कुरोशिया जलधारा है वो किस में पाई जाती है?
प्रशांत महासागर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जो क्यूरोसिया की जलधारा है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है और ये जापान के पूर्वी भाग के पास होती है। कहाँ होती है? जो क्यूरोसिया जलधारा है ये जापान के पूर्वी भाग में चलती है और इसको जापान की काली जलधारा भी बोलते हैं। और इसी के साथ एक क्या होती है, एक ठंडी जलधारा भी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जापान के पास में एक दूसरी धारा भी पाई जाती है जो किधर चलती है? जापान के पश्चिमी भाग के पास चलती है। तो जो क्यूरोसिया जलधारा है ये जापान के पूर्वी भाग पर चलती है, इसकी जापान की काली जलधारा भी बोला जाता है। नेक्स्ट, बेंगुलर धारा किस प्रकार की धारा है और ये कहाँ बहती है? तो बेंगुलर जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में बहती है। तो जो बेंगुलिया की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर में बहती है और ये कहाँ पर बहती है? नामिबिया के तटीय पास के पास में बहती है। और बेंगुलिया जलधारा के प्रभाव के कारण ही अफ्रीका के नामिबिया में नामीबी मरुस्थल का निर्माण ठंडे मरुस्थल के रूप में हुआ है। तो जो बेंगुलिया जलधारा है इसी के कारण अफ्रीका के जो नाभिकीय स्थान है वहां पर एक नाभिकीय मरुस्थल का निर्माण हुआ है ठंडे मरुस्थल के रूप में। महासागरीय धाराओं का जलवायु पर क्या प्रभाव होता है? तो जो महासागरीय जलधारा है कोई प्रभाव नहीं होता, या केवल वर्षा होती है या केवल हवा। तो इसका आंसर है तापमान प्रभावित करती है। क्या करती हैं? जो ये धाराएं होती हैं ये तटीय क्षेत्रों के तापमान को क्या करती हैं? प्रभावित करती है। अल नीनो का संबंध किससे है? तो जो अल नीनो का संबंध है वो महासागरीय धारा परिवर्तन से। किससे है? महासागरीय धारा के परिवर्तन से। तो अल नीनो है वो महासागरीय धाराओं के किससे जुड़ा हुआ है? परिवर्तन से जुड़ा। अल नीनो में जो धारा होती है वो किधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली गर्म, जबकि और जितनी भी जो प्रशांत महासागर गर्म जलधाराएं हैं वो किधर से किधर चलती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन ये किधर चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर। लानिना का प्रभाव क्या होता है? तो जब लानिना होता है तो बहुत अधिक वर्षा होती है और जबकि अल नीनो होता है तो क्या होती है? कम वर्षा होती है। कौन सी धारा यूरोप को गर्म करती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो क्या करती है? यूरोप को गर्म करती है। पेरू धारा किस प्रकार की धारा है? तो जो पेरू जिसको हम हम्बोल्ट की भी जलधारा कहते हैं ये किस प्रकार की धारा है? तो ये ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। कनारी धारा किस महासागर में है? तो जो कनारी धारा है वो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर स्थित है? जो कनारी जो जलधारा है वो कहाँ पर स्थित है? कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में स्थित है और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के पास चलती है। कहाँ चलती है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के पास। अग्लुआस धारा कहाँ बहती है? तो जो अग्लुआस धारा है वो कहाँ पर बहती है? हिंद महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? ये हिंद महासागर में बहती है और ये मेडागास्कर के द्वारा दो भागों में क्या रहती है? विभक्त रहती है। धाराएं मछलियां उत्पादन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो जो झालाएं होती हैं वो मछली उत्पादन को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं पोषक तत्व लाकर। क्या ला करके? पोषक तत्व ला करके मछली उत्पादन को बढ़ाती है। ठंडी धाराओं वाले क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है? तो जो ठंडी धारा वाले क्षेत्र है उसमें जो जलवायु होती है वो कैसी रहती है? ठंडी रहती है। गर्म धारा वाले क्षेत्रों में जलवायु कैसी रहती है? तो गर्म जलधारा वाले क्षेत्रों की जो जलवायु रहती है वो कैसी रहती है? गर्म रहती है। महासागरीय धाराओं की दिशा किससे प्रभावित होती है? तो जो महासागरीय धाराओं की दिशा है वो हवा से भी प्रभावित होती है, पृथ्वी के घूर्णन से भी होती है, ताप से भी होती है। इसका आंसर हो गया उपोष्णिकी। लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित होती है वो किससे होती है? पृथ्वी के घूर्णन से होती है। तो जो महासागरीय धारा है वो हवा से, पृथ्वी के घूर्णन से, ताप से, इन तीनों से प्रभावित होती है। लेकिन सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक किससे होती है? पृथ्वी के घूर्णन से। कोरोलियस बल का धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो कोरोलियस बल है वो धाराओं की क्या बदल देती हैं? दिशा बदल देते हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा किस प्रकार की है? तो जो उत्तर अटलांटिक धारा किस प्रकार की धारा होती है? तो उत्तरी अटलांटिक जो धारा है वो किस प्रकार की है? गर्म धारा है। धाराएं किन क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होती हैं? तो तट पर या खुले समुद्र में या पर्वत पर या नदियों में। तो जो धाराएं होती हैं वो खुले जो समुद्र होते हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। धाराओं के मिलने पर क्या बनता है? तो जहां पर धाराएं मिलती हैं वहां पर क्या बनता है? जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहां पर क्या बनता है? कोहरा बनता है। जापान के पास कौन सी धाराएं मिलती हैं? तो जापान के पास में कौन सी धाराएं मिलती हैं? तो जापान के पास में क्यूरोसिया और ओवासिया जो धाराएं हैं वो जापान के पास में क्या होती हैं? मिलती हैं। तो जो क्यूरोसिया धारा है और जो ओरासिया धारा ये दोनों की दोनों धाराएं वो कहाँ पर मिलती हैं? जापान के पास में मिलती हैं।
ओरोसिया धारा किस प्रकार की धारा है? तो जो ओरोसिया धारा है वो किस प्रकार की धारा है? वो एक ठंडी जल धारा है। कैसी है? जो ओरोसिया की धारा है वो ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।